हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 4 का जो पार्ट ए है उसकी थ्योरी एंड उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं पार्ट बी को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रिज्म एक्चुअली में दिखता कैसे है। ठीक है, ये एक आपका ट्रायंगुलर शेप ग्लास स्लैब होता है आपका। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप ग्लास स्लैब होता है जिसमें आपके पास होते हैं दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मतलब ये वाला जो है ना पार्ट आपका, ये वाला एज वेल एज ये आपका, ये दोनों के दोनों क्या है आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं ये आपकी। मतलब रे ऑफ लाइट जो है वो इस सरफेस से एंटर करेगा, यहां से एग्जिट करेगा। सिमिलरली यहां से एंटर और यहां से एग्जिट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो तीसरा हिस्सा आप यहाँ पे देखते हो, तीसरी जो साइड आप यहाँ देखते हो, इसको कहते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। क्लियर? एंड दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ये जो है इनके बीच का जो एंगल होता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, इसको कहा जाता है आपका प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल। ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसमें से रिफ्रैक्शन कैसे टेक प्लेस करती है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक प्रिज्म है। ये देखिए, ये क्या है आपका, यहां पर मैं एक प्रिज्म बना देता हूं। तो ये ट्रायंगुलर शेप आपका प्रिज्म होता है। ठीक है, ऑलराइट। सो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां से मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो आपके इस सरफेस पे इंसिडेंट करती है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। तो देखिए सबसे पहला काम होता है कि हमें नॉर्मल बनाना होता है इस पार्ट पर। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल का ध्यान रखना प्लीज, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, ये क्या है, ये इस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब देखिए अगर मैं इसके पाथ को थोड़ा एक्सटेंड करूं, मतलब कि एक्चुअली में रे ऑफ लाइट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है ना, लेकिन इस प्रिज्म की वजह से अब जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर करेगा फ्रॉम एयर टू ग्लास। क्योंकि ये एयर टू ग्लास है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसी वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी बेंड हो जाती है लाइक दिस। क्लियर हो गया? अब जैसे ही वो रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे टकराएगी तो अब ये जा रहा है डेंसर टू रेयर। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर एक नॉर्मल बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप इसको बेंड करवा सकते हो। तो ये क्या है, नॉर्मल है। सो क्योंकि अब आपकी रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो आपका इस तरह से अपने पाथ से डेविएट होके, मतलब बेसिकली इस तरह से वो इमर्ज करेगा। क्लियर हो गया? अब ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं I1। ये वाला एंगल होता है आपका I2। ये दोनों को एंगल ऑफ इंसिडेंसी कहते हैं। वैसे तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे, अगर मान लीजिए अगर रे ऑफ लाइट में यहां से ट्रांसमिट करूंगा तो ये एंगल फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। क्लियर? और ये वाला आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। अब ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे R1 लिख देता हूं। सिमिलरली ये वाला जो हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। इज दैट ओके? और यहां पर है आपका प्रिज्म एंगल, दैट इज कैपिटल A। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिर्फ इतना काम किया कि ये जो आपकी फाइनल रे निकली है ना, ये जो इमर्जेंट रे निकली है, इसको पीछे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये देखिए मैंने ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि रे ऑफ लाइट आपकी एक्चुअली जा इस डायरेक्शन में रही थी और वो डेविएट होकर इस डायरेक्शन से चली गई। तो ये कितने एंगल से डेविएट हुआ है, ये जो एक्सटीरियर एंगल आप यहां देख रहे हो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल्टा या डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या है आपका, ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल होता है कि एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए इनिशियली वो इस डायरेक्शन से मूव कर रही थी, तो वो कितने एंगल से डेविएट हुआ है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, उसको कहा जाता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता लगा कि आपका जो I1 है प्लस I2 है, आपका जो I1 एंड I2 है, इन दोनों का जो सम है वो एक्चुअली में A प्लस डेल के बराबर आता है। ठीक है, आप इसकी जो थ्योरेटिकल जो वेरिफिकेशन है, जो इसका प्रूफ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको डराइव करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये बेसिकली हम +2 के अंदर करवाते हैं, तो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली ये भी पता लगता है कि हमारा जो R1 प्लस R2 है वो हमारा A के बराबर होता है। तो अगर ये जो है, अगर मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस है और अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला बन जाता है यहां पर I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस
डेल। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने इन दो फॉर्मूलाज को याद रखना है। ये रिलेशन है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म का विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किन फैक्टर्स पे और कैसे डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। तो अब आपका एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो प्लीज बेटा ये बात अब ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। एक्चुअली में हमने ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशंस को कैलकुलेट किया और हमें कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलता है। अब हम उस ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए एक्चुअली में हमें ये देखने को मिलता है, देखिए सबसे पहली बात यहां पे ये है कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको हमने प्लॉट किया। सो बेसिकली क्या हुआ कि इनिशियली मान लेते हैं आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 20 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया, फिर 21, 22, 23 करते 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 मैंने अपना एंगल जो है इंक्रीज करना शुरू कर दिया और मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ जो डेल है वो मुझे मिलने लग गई। जब मैंने उसको ग्राफ में प्लॉट किया तो मुझे कुछ ऐसा सा दिखता है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर हो जाता है और उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन को कहा जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू ये जो आप देख रहे हो ना यहां पे आपका I1 आपका I2 के बराबर हो जाता है और उस टाइम जो मुझे डेल मिलता है उसको बोलते हैं डेल मिनिमम, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसके बाद अगर फर्दर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूं तो इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है लाइक दिस। तो ये वो वेरिएशन है जो हमें एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में दिखाई देता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या होता है कि जैसे जैसे मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं वैसे वैसे डेल की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर हो जाता है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, इसलिए उसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये क्या एक यूनिक वैल्यू है? यस, ये एक यूनिक वैल्यू है बिकॉज इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है, नंबर वन। एंड नंबर टू विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होती है ना तो वो मेरे बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि जब भी आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं और साथ में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मेरे बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा खास बात है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है, सो देयरफॉर अभी मैंने आपको बताया था ना कि I1 प्लस I2 आपका A प्लस डेल के बराबर होता है। सो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू A प्लस डेल मिनिमम आपके पास आ जाता है। तो मतलब अगर डेल मिनिमम आपने कैलकुलेट करना है तो ट्वाइस ऑफ I1 माइनस A करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो क्योंकि आपका I1 I2 के बराबर है सो देयरफॉर आपका R1 भी R2 के बराबर हो जाता है। एंड क्योंकि हमने पढ़ा था कि R1 प्लस R2 हमारा A के बराबर है सो ट्वाइस ऑफ R1 मेरा आ जाता है A। मतलब ये हुआ कि R1 हो जाएगा मेरा A डिवाइड बाय 2। इज दैट ओके जी? सो एक बात याद रखना प्लीज कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एक यूनिक वैल्यू है और उस पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है और साथ ही साथ जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो मेरे सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। आपको ऐसा ही मैं अब एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें ये सब हो रहा है। ये देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हो कि इनिशियली मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था 70 डिग्री, फिर मैं उसको डिक्रीज करने लग गया तो ये 48 डिग्री बना और उसके बाद वो 30 डिग्री बन गया। तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था 70 डिग्री तो ये क्या है, मैं आपको पहले भी बताया था, ये मेरा इक्विलेटरल ग्रास प्रिज्म है। मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, सिमिलरली ये भी आपका 60 डिग्री का है,
ये भी मेरा 60 डिग्री का है, और ये मेरा ग्लास प्रिज्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 आपकी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। तो जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 70 डिग्री था, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 43 डिग्री का है। अब मैंने क्या किया, मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने डिक्रीज किया। तो देखिए, अब अगर मेरा एंगल 48 डिग्री का है, तो देखिए मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस भी क्या है, 48 डिग्री है। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आया है, दैट इज 36 डिग्री, ये है मेरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और आप देख सकते हो कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो R1 R2 है वो भी एग्जैक्टली सेम है, और ये जो लाइन थी आपकी रिफ्रैक्टेड लाइन, ये मेरे बेस के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये है वो स्पेशल केस जो आपको याद रखना है कि एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री मेरी रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाती है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 36 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 60 डिग्री है। उसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर डिक्रीज करता हूं, यू कुड सी दैट कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ गया है, और साथ ही साथ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इज दैट ओके जी? सो ये एग्जांपल है जो आपको समझाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन है। तो इन तीनों में आपने सिर्फ ये वाला जो है वो याद रखना है। क्लियर? ये जो बी वाला है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये और कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम ये भी देख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका इंक्रीज करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका बढ़ेगा तो जो रे ऑफ लाइट है जब वो एयर से ग्लास में जाती है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से आपका एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा आ जाती है। इज दैट ओके? तो चलिए मैं आपको थर्ड पार्ट के बारे में बताता हूं। जो तीसरे फैक्टर पे ये डिपेंड करता है वो आपका है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म में हमें यह देखने को मिलता है कि विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका इंक्रीज करता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ जो फैक्टर है वो है आपका द कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट मतलब कि वेवलेंथ। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, देखिए मैं आपको ऑलरेडी ये वाली बात बता चुका हूं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। अब जो वेवलेंथ है मेरे रेड की वो ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट की, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। और अभी मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि अगर म्यू की वैल्यू बढ़ती है तो डेल की वैल्यू मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी बढ़ती है। सो इसी वजह से आपका यहां पे डेल ऑफ आर इज लेस देन डेल ऑफ वॉयलेट। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है, जैसे व्हाइट लाइट है, राइट? सो व्हाइट लाइट के केस में क्या होता है कि उसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसमें वॉयलेट से शुरू होता है और रेड पे खत्म होता है। तो अगर कोई व्हाइट लाइट अगर मैं इसमें एंटर करवाऊंगा तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन आएगी वो किस में आएगी, वॉयलेट में। तो सबसे ज्यादा डेविएशन क्या आएगी, वॉयलेट में, और सबसे कम जो डेविएशन आएगी वो क्या आएगी आपकी, रेड में। तो ये नीचे वाला वॉयलेट है, ये आपका रेड है। तो देख सकते हो अब यहाँ पे कि जो आपकी व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो गई आपके 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। सो इसलिए आपका स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, इसलिए आपको 7 डिफरेंट कलर जो बैंड है वो आपको दिखाई देते हैं। सो इनके जो एंगुलर डेविएशंस हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली क्या होता है, कैसे एक रे ऑफ लाइट आपकी किसी प्रिज्म से पास होती है, और किस तरह से यह अपने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो जिसके अंदर हमने ये देखा कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म में एंटर करते हैं, इट इज ऑलवेज बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, और कुछ पर्टिकुलर एंगल से वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, जिसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ डेविएशन। वो एंगल ऑफ डेविएशन आपके फर्दर 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, प्रिज्म एंगल आता है, एंड कलर ऑफ लाइट दैट इज वेवलेंथ आता है। और उन पे वो कैसे डिपेंड करता है हमने वो भी डिस्कस किया। तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।